हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिस्टर जू के साथ होती है, जो अपने गार्ड्स के साथ अपनी ग्रैंडमा को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी ग्रैंडमा यहाँ डोल के साथ खेल रही होती है और बहुत ही ज्यादा सैड भी हो रही थी। यहाँ पर दूसरे लोगों के परपोते तो स्कूल जा रहे हैं और मेरा वाला है कि मैं उसे अभी तक दूध ही पिला रही हूँ। अभी जू की ग्रैंडमा के पास एक बच्चा आ जाता है और उन्हें बड़े प्यार से कैंडी देने लग जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रैंडमा उसके पीछे जाने लगती है। इतने में जो आकर अपनी ग्रैंडमा को रोकता है और उस बच्चे के पास भी उसकी मोम आ जाती है और उसकी केयर करने लग जाती है। जो जेनी से बोलता है, मेरी ग्रैंडमा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनके बदले में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये तुम्हारे बच्चे को डराना नहीं चाहती थी। जेनी बोलती है कोई बात नहीं और वो अपने बेटे को ग्रैंडमा को गुड बाय करने के लिए भेजती है। शाओ जल्दी से ग्रैंडमा को फिर से कैंडी देकर जेनी के पास चला जाता है। ग्रैंडमा जो को बोलती है, वो सच में तुम्हारा बेटा है, तुम आखिर मुझे उसके पास क्यों नहीं जाने दे रहे हो? जो बोलता है, ग्रैंडमा ये आपका पहली बार नहीं है, आप हर बार किसी न किसी बच्चे को देकर उसे मेरा बच्चा बनाती रहती है। ग्रैंडमा को घर लाने के बाद जो उन्हें कार्टून देखने के लिए देता है और फिर उन्हें समझाने लग जाता है, मेरी प्यारी ग्रैंडमा, आप ऐसे बिना बताए बाहर मत जाया करो ना, हम लोगों को आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो जाती है। तभी जू की मोम भागती हुई आती है और ग्रैंडमा को डांटने लग जाती है, पता नहीं आप कहाँ चली गई थी, आपको पता है हम लोग कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। ग्रैंडमा जू की मोम को एक बाल देकर बोलती है, ये मेरे पर पोता का बाल है। जिसके बाद जू की मोम असिस्टेंट को वो बाल दे देती है और उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो लोग वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वहाँ पर भागते हुए आता है और उन्हें रिपोर्ट देता है। जू की मोम रिपोर्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जू को हक करते हुए बोलने लग जाती है, फाइनली मुझे मेरा पोता मिल गया। वो रिपोर्ट देखकर तो जू भी शॉक हो जाता है। जू की मोम उससे पूछने लग जाती है, जल्दी से बताओ कि ये लड़की कौन है? लास्ट टाइम पार्टी में आई हुई कोई लड़की है क्या, या फिर तुम्हारी कोई मूवी की हीरोइन है? जिसके बाद वो अपना 5 साल पुराने वाला वन नाइट स्टैंड याद करने लग जाता है और सोचता है, क्या ये वही लड़की है? जू की मोम असिस्टेंट को बोलती है, जाओ जल्दी से मेरे पोते को ढूंढ कर लेकर आओ। इधर जेनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है, तुम अचानक से वापस कैसे आ गई और क्या तुम हॉस्पिटल में गई थी? डॉक्टर ने क्या बताया? तुम्हारा बेटा बोल नहीं सकता, तो क्या इसका कोई इलाज हो पाएगा? जेनी याद करती है, डॉक्टर ने उसे बताया है अगर वो अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाना चाहती है तो इसके लिए उसे पूरे 1 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। प्रेजेंट में वो अपनी फ्रेंड लीजा को बोलती है, मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, इसलिए कुछ टाइम तक तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। लीजा तो तुरंत मान जाती है, तुम्हारा बेटा भी तो मेरे बेटे की तरह ही हुआ ना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगी। जिसके बाद जेनी अपने बेटे को समझाती है, तो मेरी फ्रेंड की सारी बातें सुनना और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। तो शाओ हाँ बोल देता है। इतने में जेनी को उसकी डिलीवरी का ऑर्डर आ जाता है तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। लिसा अपने साथ जेनी के बेटे शाओ को लेकर जाने लगती है। इतने में वहाँ पर जो की मोम के गार्ड्स आ जाते हैं और वो शाओ को देखते ही तुरंत ही इस बारे में कॉल कर उन्हें बता देते हैं कि यंग मास्टर हमें मिल गए हैं। इधर जेनी भागते हुए अपना पार्सल डिलीवरी करने जा रही होती है और एक घर के बाहर पहुँचती है, जो कि किसी और का घर नहीं बल्कि जू का ही घर होता है। लेकिन जू भी घर से बाहर निकल रहा होता है अपने गार्ड से कॉल पर बातें करते हुए, मैं अपने बेटे को लेने के लिए आ रहा हूँ। इतने में वो जेनी से टकरा जाता है और उसे देखते ही पहचान लेता है कि उस दिन मैं इसी से पार्क में मिला था। जेनी उसे छोड़ने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। जो को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है। ग्रैंडमा उसे बताती है, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्सल ऑर्डर किया था जो कि अब तक तुम तक पहुँच भी गया होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस ऑर्डर की है, आज रात तुम उसे पहन लेना। ये सुनकर जू तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। जिसके बाद वो जेनी से पार्सल ले लेता है। जेनी उसे 5 स्टार की रेटिंग देने का बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखता है जेनी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, इसलिए उसे बोलता है, ऐसी हालत में तुम अपनी डिलीवरी की जॉब कैसे करोगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। जेनी उसे बताती है कि उसे अपनी डिलीवरी जॉब से कितने पैसे मिलते हैं।
देखो इससे कम सैलरी मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। जो बोलता है मैं तुम्हें सैलरी में 1 महीने में 50,000 दूंगा, ऊपर से 30% तुम्हें बोनस भी मिल जाएगा। ये सुनते ही जेनी तुरंत उस जॉब के लिए हाँ बोल देती है। इधर असिस्टेंट लिसा के घर पर गया होता है और उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर बोलता है आपका बेटा शाओ मेरे बॉस मिस्टर जू का बेटा है। मेरे बॉस ने बोला है कि वो आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, तो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप बता सकती हैं। लिसा तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर जू तो इस शहर के सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन हैं और इन लोगों को लग रहा है कि शाओ मेरा बेटा है। जिसके बाद वो सपना देखने लग जाती है अगर मैं सच में शाओ की मोम बनने का प्रिटेंड करूंगी, इसके बाद मैं बड़े आराम से इस गरीबी वाली जिंदगी से बाहर निकल सकती हूँ और फिर मैं मिस्टर जू की वाइफ बन जाऊंगी। असिस्टेंट उससे पूछता है आपने क्या सोचा है। लिसा बोलती है शाओ जू फैमिली का बेटा है तो ये उनके घर जाएगा ना, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है तो ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा और मैं उसकी मॉम हूँ तो मैं इसके साथ जाऊंगी। तभी इतने में वहाँ पर जू पहुँच जाता है और वो लिसा से पूछता है अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुम शाओ की मॉम हो, तो क्या तुम बता सकती हो शाओ को मैंने लास्ट टाइम पार्क में किस लड़की के साथ देखा था, वो कौन थी। लिसा बोलती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनते ही सू सोचता है अच्छा तो शाओ की मोम तो असल में ये है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है मेरे बेटे को घर लेकर चलो और साथ में इसकी मोम को भी, क्योंकि अब ये दोनों साथ में ही रहेंगे। शाओ तो अपसेट होकर रूम में चला जाता है। लिसा बोलती है देखो मैं अपने बच्चे से बात कर आती हूँ। जिसके बाद वो शाओ को समझाने लग जाती है तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए तुम्हारी मोम इतनी सारी जॉब कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मोम को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। अगर तुम मेरे साथ चलोगे ना तो मैं तुम्हारी मेडिकल फीस का खर्चा उठा लूंगी और फिर तुम्हारी मोम को इतना काम नहीं करना पड़ेगा। शाओ भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद लिसा जेनी को कॉल कर झूठ बोल देती है मुझे मेरे होम टाउन में ना कुछ काम पड़ गया है, इसलिए मैं अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी लेकर जा रही हूँ। तुम तो हर वक्त जॉब में लगी रहती हो तो तुम कहाँ उसे संभाल पाओगी, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं शाओ का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। जेनी तो खुश होकर अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोल देती है। दूसरी तरफ लिसा मिस्टर जू के घर पर पहुंच जाती है। सभी लोग उनका वेलकम कर रहे होते हैं। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। अब जेनी की जगह मैं इस अमीर लाइफ को एंजॉय करूंगी। ग्रैंडमा तो शाओ को देखकर खुश हो जाती है, मेरा लिटिल ग्रैंडसन आ गया, और वो उसे लेकर अंदर चली जाती है खेलने के लिए। जो कि मॉम लिसा से पूछती है तुम ही शाओ की मॉम हो ना। जिसके बाद वो उसे पैसों का कार्ड देने लग जाती है, इसमें 5 मिलियन है। तुमने इतने टाइम तक शाओ का ख्याल रखा है तो ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए कंपनसेशन है और आगे मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। ये सुनकर तो लिसा और भी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जेनी सू की कंपनी में काम पर लग जाती है। साथ ही साथ वो अपनी डिलीवरी की जॉब भी कर रही होती है और उसके साथ वो एक बार में बारटेंडर की जॉब भी कर रही होती है। इस बार में जू आया होता है। वो अचानक से जेनी का हाथ पकड़कर उसे रोकने लग जाता है। जेनी भी उसे देखकर शॉक हो जाती है। बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। जेनी सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है बॉस को किसी ने कुछ खिला दिया है। जिसके बाद वो उसे इशारा करता है। जेनी समझ जाती है, लगता है बॉस आपको अस्थमा है। जिसके बाद वो जल्दी से उसे ऑक्सीजन देती है। अब जाकर उसे सांस आती है। जू उसे पूछता है वैसे तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है। जेनी बताती है बॉस मेरे बेटे को भी अस्थमा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। जू शॉक होकर बोलने लग जाता है क्या तुम्हारा खुद का बेटा है। वो बोलती है ऑफ कोर्स बॉस खुद का ही तो बेटा होगा। तो पूछता है क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है। जेनी सोचती है मेरी बिल्ली के बच्चे भी तो मेरे ही हुए ना, तो वो उसे हाँ बोल देती है। वो पूछता है तुम्हारे बच्चों का डैड कहाँ पर है। जेनी बोलती है वो ना बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका है। जू सोचता है लगता है वो निमट चुका है। फिर वो जल्दी से बहाना करते हुए बोलती है बॉस मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब नहीं करती हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड बीमार थी ना तो उसने मुझे अपनी शिफ्ट पर भेज दिया, इसलिए मैं आज उसकी जगह पर यहाँ काम करने आई हूँ। इतने में जू जेनी की पॉकेट में बहुत सारे बिल देख लेता है और बोलता है क्या तुम रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम जॉब करती हो और साथ ही डिलीवरी जॉब भी करती हो। जेनी बोलती है नहीं ये सब मेरे नहीं है, और मन में सोच रही होती है अगर बॉस को पता लग गया कि मैं इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ तो कहीं है मुझे जॉब से फायर ही ना कर दे। दूसरी तरफ डॉक्टर शाओ को देखने के लिए घर पर आया होता है। वो उसका चेकअप करने की बात बताता है। शाओ ठीक हो सकता है और एक दिन वो बोलने लगेगा। जू की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो
जाती है और डॉक्टर को बोलती है अब मेरे पोते को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। लिसा तो ये सुनकर डर जाती है, अगर ये बच्चा एक दिन ठीक हो गया फिर तो ये सारा सच सबको बता देगा और उसके बाद मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे गूंगा नहीं रह सकता है? जिसके बाद वो रात में चुपके से शाओ के रूम में कोई दवा लेकर आ जाती है उसे देने के लिए। तभी इतने में वहाँ पर जू आ जाता है और अपने बेटे को देखने के बाद बोलता है तुम चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिसा बाहर आने के बाद जो के पास बैठती है और उसे पटाने की कोशिश कर रही होती है। जो तो तुरंत ही उस पर चिल्लाने लग जाता है और यहाँ से जाने लगता है। वो बोलती है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस घर में सब कोई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे स्टेटस की जरूरत है जो कि तुम ही मुझे दे सकते हो। जो बोलता है तुम्हारा इस घर में यही स्टेटस है कि तुम मेरे बेटे शाओ की मॉम हो और उसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हें पैसे और रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना और दोबारा ऐसी हरकत ना मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद लिसा एक्टिंग करने लग जाती है, मैं तो बस डर गई थी, तुम मुझे कहीं यहाँ से भगा ना दो। वो बोलता है डरो मत, तुम मेरे बच्चे की मोम हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भगाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लिसा सोच लेती है वो इसे फंसाकर इस घर में अपनी जगह बना कर ही रहेगी। नेक्स्ट डे जो अपने ऑफिस में होता है और अपने सेक्रेटरी से अम्यूजमेंट पार्क की लिस्ट मांग रहा होता है क्योंकि वो उनमें से किसी एक को खरीदने वाला था। सेक्रेटरी पूछती है बॉस क्या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो? वो बोलता नहीं, मैं अपने बेटे के लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ। तभी इतने में जेनी यहाँ पर आ जाती है और वो जो की बातें सुनकर शॉक हो जाती है कि अम्यूजमेंट पार्क गिफ्ट के तौर पर सच में अमीर लोग कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं ना। जो की सेक्रेटरी से पूछने लग जाती है पर बॉस आपके पास बेटा कहाँ से आ गया? जो गुस्से में उसे बोल देता है तुम्हें मेरे साथ जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह ये जाएगी। जेनी तो ये सुनकर शौक हो जाती है, क्या ये मुझे लेकर जाना चाहता है? लेकिन सेक्रेटरी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद जेनी जैसे ही कार में आकर बैठती है तो वो काफी ज्यादा साइड में बैठ रही होती है। जो ये देख लेता है और बोलता है फिक्र मत करो, मुझे एक सिंगल मॉम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद जेनी अच्छे से बैठ जाती है और ये लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाते हैं और अम्यूजमेंट पार्क का ओनर उन लोगों को सारी डिटेल बता रहा होता है। जो जेनी से पूछता है तुम्हें ये अम्यूजमेंट पार्क कैसा लगा? जेनी बोलती है पहले हमें ना एक्सपीरियंस कर देखना चाहिए। जो उसे बोलता है तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम मेरी जगह जाकर एक्सपीरियंस कर आओ। जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो झूलों पे बैठकर एंजॉय कर रही होती है। जो उसे इतना ज्यादा खुश देखकर सोचता है इसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल थी ना, जो इतनी छोटी सी खुशी में इतना ज्यादा खुश हो रही है। इसके बाद जेनी लिसा को कॉल कर अपने बेटे शाओ को इस अम्यूजमेंट पार्क को दिखा रही होती है। अभी जो उसकी वीडियो कॉल में देखने लग जाता है। अभी लिसा जो को देख लेती है और वो जल्दी से कॉल कट कर देती है और गुस्सा होने लग जाती है। आखिर जेनी और जू दोनों के साथ में कैसे हैं? लगता है जेनी उसके साथ काम कर रही है। इधर जो जेनी से पूछने लग जाता है तुम किससे बात कर रही थी? जेनी बताती है अपनी बेस्ट फ्रेंड से, वो मेरे बेटे को लेकर ना अपने घर गई है। जो पूछता है तो उसे ये अम्यूजमेंट पार्क कैसा लगा? जेनी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा अम्यूजमेंट पार्क है। तभी जो का असिस्टेंट बताने लग जाता है बॉस ने ऑलरेडी इस अम्यूजमेंट पार्क को खरीद लिया है। जेनी बोलती है क्या इतनी जल्दी खरीद लिया? और बोलती है बॉस क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने बेटे को कभी कभार इस पार्क में ला सकूँ। तो जो इसके लिए उसे परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ जो की मोम लिसा को बता रही होती है हमारी फैमिली एक पार्टी रखने वाली है जहाँ पर हम लोग अपने पर पोते को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और तुम उसकी मोम हो इसलिए सभी से हम तुम्हें भी मिलवाएंगे, क्योंकि जो की लाइफ में कोई और लड़की तो है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। दूसरी तरफ जू जेनी को काम दे रहा होता है तो मेरे बेटे के लिए सारी पार्टी की तैयारियां करनी है। अगर तुमने अच्छे से काम किया ना तो मैं तुम्हारी सैलरी ट्रिपल कर दूंगा। जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बॉस आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपना काम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से करूंगी। जू का असिस्टेंट बोलने लग जाता है बॉस आपने असिस्टेंट जेनी की सैलरी तो बढ़ा दी है पर मेरा क्या? जू बोलते है तुम ना चुपचाप कार ड्राइव करो। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जेनी घर पहुंचती है तो लिसा शाओ को लेकर वहाँ पर आ गई होती है। इवन उसने डिनर भी तैयार किया होता है। जिसके बाद ये लोग साथ में डिनर करते हैं। जेनी लिसा को बताती है अभी मैं किसी प्रोजेक्ट के काम में मैं बिजी रहने वाली हूँ इसलिए मैं शाओ का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तो क्या तुम इसे रख सकती हो? लिसा मान जाती है। पार्टी वाला दिन आ जाता है। लिसा अपने काम में लगी हुई होती है सारी तैयारियां करवाने में और फिर पार्टी शुरू हो जाती है।
जो जेनी के बेटे शाओ को लेकर और लिसा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है। जेनी तो यहाँ पर बैक स्टेज पर होती है। तभी वो ग्रैंडमा को देख लेती है और वो उन्हें केक खाने से रोकती है। आप इतना ज्यादा मीठा नहीं खा सकती हैं। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। तभी लिसा देखती है शाओ ने जेनी को देख लिया है और वो उसके पीछे जा रहा है। जेनी अपने बेटे शाओ को देखती है तो पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे? जरूर तुम मुझसे मिलने के लिए आए होंगे ना। इसके बाद शाओ ग्रैंडमा के साथ खेलने लग जाता है। तभी ग्रैंडमा को ढूंढते हुए जू वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, शाओ तुम भी यहाँ पर हो? जेनी तो शौक हो जाती है, क्या बॉस मेरे बेटे से पहले ही मिल चुके हैं? शाओ जल्दी से जू और जेनी को मॉम डैड कहकर बुलाने लग जाता है, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा बोल पा रहा था। जू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो जेनी को पसंद करने लग गया था। बाहर से लिसा भी ये सब देख रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आखिर ये पूरी फैमिली एक साथ कैसे हो गई? तभी इसके पास वही सेक्रेटरी आ जाती है और बोलती है, आप बॉस की वाइफ बनने वाली हैं। तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। आपको उस लड़की के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना। आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए उसे कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। इधर जो अपनी ग्रैंडमा को किसी गेस्ट से मिलवाने के लिए लेकर चला जाता है। इधर लिसा पीछे से आकर जेनी को झूठ बोल देती है, मुझे पार्टी में घूमने का मन था, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे बेटे को लेकर यहाँ पर आ गई। जेनी बोलती है, कोई बात नहीं। जिसके बाद लिसा यहाँ से शाओ को लेकर अपने साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे जू अपनी कंपनी के एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट आए होते हैं। जू जेनी को सभी को फाइल देने के लिए बोल रहा होता है। जेनी सभी को फाइल बांट देती है। इसके बाद जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तो सभी क्लाइंट्स देखते हैं फाइल में तो कुछ है ही नहीं। सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और सोचती है अब जेनी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर वो चिल्लाने लग जाती है, इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई? तुमने इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग को खराब कर दिया है। जेनी भी समझ जाती है सेक्रेटरी ने उसे फंसाया है। जिसके बाद जेनी सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और बोलती है, मैं खुद ही आपको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्रेटरी बोलती है, तुम कुछ भी बकवास मत करो। तो जो जेनी को बोल रहा है, तुम कैसे करोगी? क्या तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान याद है? जेनी बोलती है, बॉस आप फिक्र मत करो। जिसके बाद वो खुद ही सारा प्लान एक्सप्लेन करने लग जाती है। सभी क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं उसके प्लान को सुनकर। सेक्रेटरी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लिसा उसे फोन कर पूछती है, तुमने बोला था तुम्हारे पास तरीका है जेनी को कंपनी से निकलवाने का, तो क्या तुम्हारा प्लान फेल हो गया है? सेक्रेटरी बोलती है, आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक और रास्ता है, मैं जेनी की रेपुटेशन खराब कर दूंगी। इधर ये सारे क्लाइंट प्रोजेक्ट प्लान को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जू को बोलते हैं, तुम्हारी असिस्टेंट इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ काम जरूर करेंगे। सभी के वहाँ से जाने के बाद जू लिसा की तारीफ करता है, तुमने ना बहुत ही अच्छा किया। वो बोलती है, बॉस क्या आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे कि मैंने मीटिंग खराब कर दी थी? जू बोलता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और इसके बाद वो असिस्टेंट को पता लगाने के लिए बोलता है आखिर इसमें किसकी गलती थी। दूसरी तरफ ये सेक्रेटरी एक क्लाइंट के साथ डील कर रही होती है, मैं जेनी को आज आपके होटल रूम में भेज दूंगी और उसका भी काम हो जाएगा। लिसा को सेक्रेटरी का मैसेज आ जाता है कि आज उसकी रेपुटेशन खराब होकर ही रहेगी। लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और सोचती है, जेनी तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है। तुम अगर जू से दूर नहीं जाओगी तो मैं उसके दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊंगी? इधर शाओ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है तो जू उसका ख्याल रख रहा होता है। अभी इतने में लिसा उसके लिए सूप लेकर आ जाती है और बोलती है, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। जू मना कर देता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लिसा एक्टिंग करने लग जाती है, तुम जरूर मुझे ब्लेम कर रहे होंगे ना कि मैंने शाओ का ठीक से ख्याल नहीं रखा और वो बीमार हो गया, इसलिए तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते हो। जू बोलते ऐसी बात नहीं है और वो सूप को पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। लिसा तो खुश होने लग जाती है क्योंकि इसमें उसने कोई बेहोशी की मेडिसिन मिलाई थी। नेक्स्ट सीन में जू अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। अभी उसे असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है, मैंने ना सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और मुझे इस बारे में पता लगा है कि सेक्रेटरी ने क्लाइंट के साथ डील की है। लिसा को उसने बिजनेस ट्रिप पर भेजा है और उसी होटल रूम का कार्ड उसने उस क्लाइंट को दे दिया है। ये सुनते ही जू जेनी की फिक्र करते हुए उसे बचाने के लिए कार से निकल जाता है। इधर लिसा सच धज कर जू के रूम में आती है लेकिन वो देखती है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ जेनी होटल रूम में होती है, वो अपना काम कर ही रही होती है। तभी वो क्लाइंट होटल रूम के बाहर पहुँच जाता है
लिसा को भी शक हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जार उठा लेती है उसे मारने के लिए। लेकिन रूम में तो जू आ जाता है। लिसा तुरंत ही उसे पहचान लेती है, ये तो मेरा बॉस है। इसके बाद दोनों ही नशे की हालत में होते हैं और किस करने लग जाते हैं और फिर रोमांटिक नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कि लिसा की नींद खुलती है तो वो तो जू को देखकर शॉक ही हो जाती है और सोचती है ये क्या मैंने अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली है, ये मुझे जॉब से निकाल ना दे। जू सोच रहा होता है इसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मुझे 5 साल पुरानी वाली लड़की की याद आ गई। इसके बाद ये दोनों तैयार होकर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी उस क्लाइंट के साथ सो गई होती है और जैसे ही वो उठती है तो जो को देखकर शॉक हो जाती है और क्लाइंट भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि जेनी उसके साथ कैसे, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। जो को तो गुस्सा आ जाता है, यानी कि तुम जेनी के साथ ये सब करने वाले थे। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद असिस्टेंट क्लाइंट की धुलाई करना शुरू कर देता है और जो तो जेनी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। मार खाने के बाद ये क्लाइंट माफी मांगने लग जाता है और बताता है इस सेक्रेटरी की गलती है, इसने ही मुझे ये ऑफर दिया था। जू की सेक्रेटरी उसे बता देती है ये सब मैंने आपकी वाइफ के कहने पर किया था। जू उस पर चिल्लाने लग जाता है झूठ मत बोलो, मैं तो सिंगल हूँ। और फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है इन दोनों को ना यहाँ से लेकर जाओ। जिसके बाद जेनी जू से पूछती है अगर तुम्हारी सेक्रेटरी ने मेरे रूम का कार्ड क्लाइंट को दे दिया था तो आखिर तुमने ये सब कुछ एक्सचेंज कैसे कराया। असिस्टेंट बताता है मैंने ना सीसीटीवी फुटेज देख लिया था, फिर मैंने जल्दी से आकर उस कार को एक्सचेंज कर दिया। जिसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं कार में बैठने के लिए। जू जेनी के लिए कार का डोर खोलता है और उसे अंदर बिठा देता है, जिसके बाद वो खुद ही ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को यहीं पर छोड़कर जेनी के साथ निकल जाता है। जेनी बोलती है बॉस आप अपने असिस्टेंट को तो भूल ही गए हो। वो बोलता है मैं सिंगल हूँ और कल रात जो हुआ ना मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जेनी बोलती है बॉस इसकी जरूरत नहीं है, वो सब बस एक एक्साइटमेंट थी। जो बोलता है तुम मुझे कम समझ रही हो। जेनी बोलती है बॉस ऐसी बात नहीं है। जो बोलता है ठीक है फिर हम दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले तुम्हें अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मैं अभी सिंगल हूँ, मेरा एक 4 साल का बेटा है, लेकिन 5 साल पहले उसकी मॉम और मैंने गलती से 1 नाइट स्टैंड कर लिया था और मैं उसे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा। वो लड़की अभी मेरे घर में रहती है क्योंकि वो मेरे बच्चे की मॉम है, तो वो उसका ख्याल रख रही है। जेनी बोलती है बॉस लेकिन आपको मेरी सिचुएशन के बारे में थोड़ी मालूम है। वो बोलता है मुझे मालूम है तुम भी सिंगल हो, लेकिन तुम्हारा एक 4 साल का बेटा है और तुम ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं करूँगा, उल्टा मैं तुम दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। जेनी मन में सोचती है क्या ये बॉस का कन्फेशन है। जो पूछने लग जाता है तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है। जेनी बोलती है बॉस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। वो बोलता है ठीक है फिर, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। लिसा को दिखाया जाता है जो घर में सेक्रेटरी के मैसेज का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है उसने मुझे मैसेज कर कुछ बताया क्यों नहीं। वो तो बोल रही थी कि वो उसकी रेपुटेशन खराब कर देगी। इतने में जो घर आ जाता है और उसे बोलता है मेरे साथ चलो मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो उसे बता देता है मैं ना किसी और से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर लिसा तो शॉक हो जाती है। वो बोलता है अब मैं शादी करने जा रहा हूँ इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना ना सही नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए एक और घर खरीद देता हूँ, तुम वहाँ पर रह लेना। लिसा बोलती है तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो, शाओ की मॉम तो मैं हूँ ना, देखो तुम किसी से शादी नहीं करोगे, अगर तुम किसी और से शादी करोगे तो शाओ की स्टेप मदर आ जाएगी और वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी। वो बोलता है फिक्र मत करो, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ ना वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो शाओ का अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुनकर लिसा तो शौक हो जाती है क्या तुम जेनी से शादी करने वाले हो। वो बोलता है हाँ, इसलिए अब तुम शाओ की फिक्र मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लिसा को तो गुस्सा आ जाता है आखिर ये और जेनी साथ कैसे हो सकते हैं, मैं जेनी की शादी इसके साथ नहीं होने दूंगी। इसके बाद लिसा जेनी के घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही जेनी घर पर आती है लिसा उसे बताने लग जाती है मेरी शादी होने वाली है और मैं तुम्हें अपना फियांसी दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसे जो का फोटो दिखाती है और बोलती है देखो मेरा फियांसी कितना ज्यादा हैंडसम है ना। जो को देखने के बाद जेनी तो शौक हो जाती है। रात में जो उसे मैसेज कर गुड नाइट बोल रहा होता है। जेनी याद करने लग जाती है लिसा उसे बोल रही थी मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ और अब वो ड्रीम पूरा होने वाला है क्योंकि मैं सू जैसे रिच मैन से शादी करने वाली हूँ। और वो जेनी से पूछती है तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुश होगी ना, तो जेनी हाँ बोल देती है।
ये सब याद करने के बाद जेनी जू को मैसेज करती है, बॉस मुझे कल आपसे जरूरी बात करनी है। जू उसका मैसेज देखने के बाद सोचने लग जाता है, लगता है ये कल मुझे प्रपोज करने वाली है। जिसके बाद वो नेक्स्ट डे खुशी खुशी ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे पूछता है, क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोच लिया है? तो वो हाँ बोल देती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। ये देखकर तो वो शौक ही हो जाता है, तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो, इसके लिए तुम्हें रिजाइन करने की क्या जरूरत थी? वो बताती है, मेरे बच्चे का डैड मुझे देखने आया था। सो बोलता है, अच्छा तो तुमने सोच लिया है कि तुम उसके साथ वापस अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाहती हो, तो इसके लिए तुम रिजाइन मत करो, तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, इसके लिए रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। जिसके बाद जेनी मान जाती है, ठीक है बॉस, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जो का असिस्टेंट आ जाता है फ्लावर्स लेकर। जो उसे बोलता है, इन फ्लावर्स को जाकर तुम अपनी सिस्टर को दे दो, और यहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है, मेरे पास तो कोई सिस्टर ही नहीं है। इसके बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मोम उसे बैठने के लिए बोलती है और उसे बोलती है, अब तुम्हें शाओ की मोम मिल गई है, इसलिए अब तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। जो मना कर देता है, मैं उसे पसंद ही नहीं करता हूँ। वो पूछती है, ऐसा क्यों? जो याद करता है 5 साल पहले जो लड़की उसे मिल रही थी वो लिसा जैसी नहीं थी और उसे लिसा पर शक होने लग जाता है। लिसा भी चुपके उनकी बातें सुन रही होती है और वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। उसके बाद वो जाकर नॉक करता है और लिसा को बात करने के लिए बाहर बुलाता है और वो उससे इस बारे में सवाल पूछने लग जाता है, अगर तुम सच में 5 साल पहले वाली लड़की हो तो मुझे इस बारे में बताओ कि तुम मुझे किस होटल में मिली थी और कब मिली थी। लेकिन लिसा को होटल का नाम और रूम नंबर सब कुछ पता होता है, इसलिए वो एक्टिंग करते हुए सब बता देती है और बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझ पर ऐसे शक करोगे। जू तो अपसेट हो जाता है, लगता है सच में ये वही है। लिसा वहाँ से जाने लगती है और सोच रही होती है, भला मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने ही तो तुम्हारे होटल रूम में जेनी को भेजा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जेनी के मॉम डैड मर गए थे और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। जेनी के ऊपर 1 मिलियन का कर्जा भी था जिसे भरने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो लिसा ने उसे एक काम ऑफर किया था, उसे किसी रिच मैन के पास भेज दिया, अगर उसके साथ वो नाइट स्पेंड करेगी तो उसे 1 मिलियन देगा। उसके बाद जेनी जब उस रूम में जाती है तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि जू होता है और वो जेनी को देखते ही बोलने लग जाता है कि तुम जैसी कॉलेज स्टूडेंट क्या पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है? मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया है, ये मेरी फ्रेंड की तरफ से ना एक प्रैंक था। जेनी बोलती है, मुझे 1 मिलियन की ना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए प्लीज मुझे अपने पास रख लो। जिसके बाद वो उसके नजदीक आ जाती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और जेनी से जो गुंडे पैसे मांग रहे होते हैं वो तो बस लिसा के कहने पर एक्टिंग कर रहे थे। एक्चुअली में तो लिसा के ऊपर उसके मॉम डैड का कोई कर्जा था ही नहीं, बल्कि ये सब जेनी की प्लानिंग थी। उसे लिसा से पैसे निकलवाने थे, इसलिए उसने गुंडों का सहारा लिया था और वो उन्हें ऑफर देती है कि वो आधे पैसे खुद रखेगी और आधे उन्हें दे देगी। प्रेजेंट में जू शाओ की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है। ये देखकर लिसा सोच रही होती है, अगर शाओ पूरी तरीके से मेरा बेटा बन जाएगा तो उसके बाद मेरी जगह कोई भी नहीं छीन सकता है। इसके बाद वो जेनी को उसके बेटे शाओ के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेजती है और वहाँ पर वो चुपके से शाओ को किडनैप कर लेती है और उसे एक रूम में लाकर लॉक कर देती है। जिसके बाद जेनी अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रही होती है। बहुत मुश्किलों से वो उसे यहाँ पर मिल भी जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। उसका बेटा बच जाता है, लेकिन लिसा जेनी को समझाने लग जाती है, तुम काम में इतना ज्यादा बिजी रहती हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है अपने बेटे को संभालने का, इसलिए तुम मुझे शाओ को दे दो, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। जेनी बोलती है, तुम मुझे टाइम दो, मैं इस बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट डे जैसे ही जेनी ऑफिस में जाती है तो वो जू को बोलती है, बॉस मुझे आपसे ना एक पर्सनल सवाल पूछना था, अगर आपकी फियांसी किसी बच्चे को साथ लेकर आपसे शादी करना चाहेगी। और मन में सोचने लग जाती है, बॉस इसके लिए थोड़ी मानने वाले हैं। जू मन में सोचता है, लगता है ये इस बारे में मुझे झूठ बोल रही थी कि इसके बच्चे का डैड आ गया है, बस इसे डर लग रहा है कि मैं इसके बच्चे को लाइक नहीं करूँगा। और बोलता है, ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी फियांसी को लाइक करता हूँ तो जो बच्चा वो लेकर आएगी तो मैं उसे भी पसंद करूँगा। ये सुनकर जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, बॉस लिसा को इतना ज्यादा लाइक करते हैं तो फिर तो वो मेरे बेटे के साथ भी अच्छे से ही रहेंगे। जिसके बाद वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है।
जू तो शौक हो जाता है, आखिर ये कहना क्या चाहती थी और चली क्यों गई। इसके बाद जेनी अपनी फ्रेंड लिसा को कॉल कर बताती है, मैं अपने बेटे की कस्टडी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर लिसा जेनी को अपनी बातों में अच्छे से लेने की कोशिश करती है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं शाओ का खुद के अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगी। तुम नहीं चाहती होगी ना जैसे तुम्हारा बचपन खराब हुआ वैसे तुम्हारे बेटे का भी हो। जेनी याद करने लग जाती है कैसे उसके मॉम डैड के जाने के बाद उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा आ गया था, इसके चक्कर में उसे ये सब करना पड़ गया। इसके बाद जेनी कस्टडी के पेपर्स पर साइन कर देती है और शाओ को पूरी तरीके से अपनी फ्रेंड लिसा को दे देती है। शाओ जेनी से दूर जाने की वजह से रोने लग जाता है। जेनी उसे समझाती है तुम लिसा के साथ जाओ, वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगी। जिसके बाद शाओ जेनी की बात मानकर लिसा के साथ चला जाता है। जिसके बाद जेनी दरवाजा बंद कर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा शाओ को लेकर जेनी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है। जेनी उनको अच्छे से नूडल्स पका कर देती है और दोनों ही जैसे नूडल्स खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लिसा पहुँच जाती है ग्रैंडमा और शाओ को लेकर जाने के लिए। पर ग्रैंडमा तो लिसा से डर रही होती है और जेनी के पास आकर बोलने लग जाती है तुम मेरे घर की बहू हो, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। जेनी लिसा को बोलती है चलो मैं ग्रैंडमा को साथ लेकर चलती हूँ और तुम लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। इसके बाद जैसे ये लोग बाहर आ जाते हैं इतने में जू खुद ही आ जाता है कार में इन लोगों को पिक करने के लिए। लिसा बोलती है मैंने कहा था ना मैं लेकर आ जाऊंगी, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए। यानी ये चीज नोटिस करती है कि जो उसके बच्चे को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो उसका ही बेटा हो। इसके बाद लिसा सेक्रेटरी को पैसे देकर उसे जेनी को रास्ते से हटाने का काम दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में एक गुंडा जेनी का पीछा कर रहा होता है। तभी इतने में ग्रैंडमा वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद ये गुंडे दोनों को ही किडनैप कर लेते हैं। सेक्रेटरी उन गुंडों को ऑर्डर दे देती है इन दोनों को ही मार दो, लेकिन तभी वहाँ पर जू पहुँच जाता है और जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को बचा लेता है। ग्रैंडमा उसे बताती है जेनी वहाँ पर है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और वो देखता है सेक्रेटरी तो जेनी को मारने के लिए उसे धक्का दे रही है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। जेनी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से पूछता है जेनी अभी कैसी है। डॉक्टर बताती है उसकी हालत ठीक है लेकिन वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है, इसलिए आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर जू शौक हो जाता है और याद करता है यानी कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि 2 महीने पहले उन्होंने नाइट स्पेंड की थी। तभी नर्स जू को बिल पे करने के लिए बुला कर ले जाती है। इधर जेनी को जैसे ही होश आता है तो उसके पास लिसा बैठी हुई होती है। वो उसे बोलती है तुम अपना ख्याल रखो, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर जेनी तो शौक हो जाती है और याद करती है कि उसने जू के साथ नाइट स्पेंड की थी। लिसा जेनी से पूछ रही होती है तुम्हारे बच्चे का डैड कौन है। वो मन में सोच रही होती है मैं लिसा को पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि इस बच्चे का डैड जू है। जिसके बाद जेनी लिसा को झूठ बोल देती है एक दिन ना मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और मैं बाहर चली गई थी, वहीं पर मैंने किसी मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। ये सुनने के बाद लिसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है अगर मैं जू को इस बारे में बताऊंगी तो वो तो इसके ऊपर से कम्प्लीटली गिव अप ही कर देगा। जिसके बाद लिसा घर आने के बाद जू को इस बारे में बताने लग जाती है जेनी ने ना किसी वाइल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। ये इसके एक्स और मन में सोच रही होती है इसके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि अब वो उसे नफरत करने लगेगा। लेकिन जू वहाँ से बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को साथ बैठ कर ड्रिंक करने के लिए बोलता है। वो बोलता है बॉस अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता दो ना। जू बोलता है तुम ना चुपचाप बैठो और उसे बोलता है मुझे तुमसे अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बात करनी थी। असिस्टेंट पूछता है जरूर बॉस को अपने बारे में कुछ पूछना होगा और घुमा फिरा रहे हैं। जो उससे पूछता है मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की है, लेकिन वो लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद उसे डंप कर रही है। असिस्टेंट बोलता है बॉस मिस जेनी आपको पसंद करती है लेकिन वो ये सब झूठ बोल रही है तो आपको कम्प्लीटली गिव अप नहीं करना चाहिए। जू तो खुश हो जाता है और बोलता है वैसे मैंने अपनी फ्रेंड की बात की थी, तुम ना कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो। नेक्स्ट डे जू कंपनी में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बहुत सारी बुक्स ला कर देता है जिससे वो ट्रिक सीख सकता था जेनी को पटाने की। नेक्स्ट सीन में जेनी जैसे ही जू से मिलने के लिए ऑफिस में आती है तो वो उसे उसके बच्चे के लिए बहुत सारे तोहफे पकड़ाता है।
जेनी भी उन्हें ले लेती है और बाहर आने के बाद सोचने लग जाती है, बॉस ने आके मुझे मेरे बच्चे के लिए इतने सारे तोहफे क्यों दिए हैं? वो तो पहले से ही उनके घर पर रहता है ना। लगता है बॉस मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं ये सारे गिफ्ट शाओ को दूंगी या नहीं। इसके बावजूद जैसे ही अपने घर पर आता है तो उन सारे टॉयज को अपने घर पर देखकर पूछता है, लिसा ये कहाँ से आए? लिसा बोलती है, ये मैंने खरीदे हैं। ये देखकर वो पहचान जाता है, ये तो लिमिटेड एडिशन के हैं जो कि मैंने जेनी को दिए थे। इसके बाद वो फिर से अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कशन करता है। उसका असिस्टेंट उसे एक ट्रिक बोलता है, आपको एक डेट अरेंज करनी चाहिए इसमें आप अपने और जेनी दोनों के बच्चों को भी साथ लेकर जाना, यानी कि 4 लोगों की डेट। जिसके बाद जेनी जू के बोलने पर पार्क में पहुँच जाती है और देखती है शाओ के साथ पहले से ही उसका फ्रेंड आया होता है, लेकिन इसे लगता है कि ये जू का बेटा है तो ये उन दोनों के साथ मिलकर झूला झूलने लग जाती है। और जैसे ही जू वहाँ पर पहुँचता है तो वो दूसरे बच्चे को देखकर सोचता है जरूर ये जेनी का बेटा होगा। इसके बाद ये दोनों बच्चों को साथ में खेलता हुआ छोड़कर दोनों साथ में बैठ जाते हैं बात करने के लिए। जेनी को तो यही लग रहा होता है कि जू उसके बेटे का कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है। शाओ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है तो जेनी उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करने लग जाती है और ये लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी जू को उसके मॉम की कॉल आ जाती है तो वो उनसे साइड में बात करने के लिए चला जाता है। जू की मॉम उसे बताती है, जब मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल में गई थी ना तो मैं एक सिंगल मदर से मिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। उसका बच्चा भी हमारे शाओ की एज का ही है और उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। अगर तुम उसका मेडिकल बिल चुकाने में हेल्प कर सकती हो तो क्यों ना तुम कर दो और जाकर उस लड़की से मिल लो। मैं उसका नंबर तुम्हें दे देती हूँ। यहाँ पर जेनी का डॉक्टर फ्रेंड भी उसे उस लेडी का नंबर दे देता है और बोलता है ये तुम्हारे बेटे की मेडिकल बिल भरने में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद जेनी जब उनसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो जो भी यहाँ पर पहले से ही वेट कर रहा होता है जो उस लड़की को फोन करता है जो कि जेनी उठा लेती है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से सवाल करने लग जाते हैं और दोनों को पता चल जाता है कि सच क्या है, यानी कि उस लिसा की बच्ची ने हमें झूठ बोला था। नेक्स्ट सीन में जेनी अपनी फ्रेंड लिसा से मिलने के लिए गई होती है लेकिन वो उसके घर में किसी आदमी को देख लेती है, लेकिन वो सोचती है कि वो जरूर जू होगा। जिसके बाद वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली लिसा जेनी के दिमाग में गलतफहमी पैदा करना चाहती थी। इधर जू अपनी कंपनी में आने के बाद अपने असिस्टेंट से इस बारे में बात कर रहा होता है। जेनी और मेरी किस्मत कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है ना। 5 साल पहले जो लड़की मेरे साथ थी वो जेनी थी। ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो जेनी से मिलने के लिए डिनर पर जाता है, लेकिन जेनी की जगह वहाँ पर लिसा आ जाती है और सोच रही होती है वैसे भी अब जू सब कुछ जान गया है तो मैं उसके साथ एक्टिंग करूंगी। इसलिए उसे बोलती है जेनी तुम्हें लाइक करती ही नहीं है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आने वाली। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। इसके बाद वो जेनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी इतने में शाओ बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि उसे एलर्जी हो गई थी। लिसा जेनी को ब्लेम करने लग जाती है, तुमने मेरे बेटे का ये क्या हाल कर दिया है। जेनी बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी जू की मोम वहाँ पर आ जाती है और वो भी जेनी पर चिल्लाने लग जाती है। जेनी बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूँगी क्योंकि वो मेरा खुद का बेटा है, लेकिन इन लोगों को जेनी की बात पर यकीन ही नहीं होता। जेनी बोलती है मैं एकदम सच कह रही हूँ, लेकिन लिसा सारे प्रूफ दिखाने लग जाती है। शाओ मेरा बेटा है, देखो जरा ये लड़की कितना बड़ा झूठ बोल रही है। जू की मोम भी लिसा पे यकीन कर जेनी पर चिल्लाने लग जाती है। जू भी ये सब कुछ देखने के बाद जेनी पर चिल्लाता है, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा पसंद किया फिर भी तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। इसके बाद जेनी अपना लगेज पैक कर वहाँ से निकल रही होती है। लिसा आकर उसे बोलने लग जाती है तुमने देख लिया ना यहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद लिसा पार्टी में पहले ही पहुँच जाती है और सभी गेस्ट को बताने लग जाती है कि वो जू की होने वाली वाइफ है। तभी पार्टी में जू जेनी को लेकर पहुँच जाता है और फिर वो उसे स्टेज पर लेकर आ जाता है और सभी को बताता है कि ये मेरी फियांसी है और ये मेरा बेटा है। सभी लोग खुश होने लग जाते हैं। इन दोनों की जोड़ी कितनी ज्यादा परफेक्ट लग रही है ना। तभी लिसा जल्दी से स्टेज पर आती है और जू को बोलती है तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, तो ये सब क्या है। जू बोलता है मैं अपने बेटे की ना असली मोम से शादी करूंगा जो कि तुम तो हो नहीं। जिसके पास वो जल्दी से जू की मोम के पास आ जाती है और बोलती है मोम आपको तो पता ही है ना कौन असली है और कौन नहीं, आप ही बता दो कि आपकी बहू कौन है। देखो आपने तो मुझे ये ब्रेसलेट भी दिया था ना,
और कहा था कि मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ। जू की मॉम बोलती है ऐसा ब्रेसलेट तो मैं बहुत लोगों को दे सकती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारे ब्रेसलेट मंगवाती है और गेस्ट में बांट देती है। देखो अब यहाँ पर सभी लोगों के पास वो ब्रेसलेट है, तो ये क्या सभी लोग मेरे घर की बहू बनेंगी? लिसा बोलती है आप मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी शाओ की मॉम तो मैं हूँ ना। जू की मॉम बोलती है अगर सच में क्या तुम शाओ की मॉम होती तो क्या तुम उसकी मेडिसिन चेंज करती? लिसा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। जू की मॉम बोलती है मेरे पास एविडेंस है। तभी शाओ बोलने लग जाता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लिसा आंटी ने कैसे मेरी मेडिसिन चेंज की थी। ये लोग तो खुश हो जाते हैं कि शाओ पूरी तरीके से ठीक हो गया है, यानी कि अब वो बोल सकता है। जेनी अपनी फ्रेंड लिसा पर चिल्लाती है अमीर बनने के चक्कर में तुम इस हद तक चली गई कि तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की सोची। तभी इन लोगों को न्यूज मिलती है कि वो सेक्रेटरी भी पकड़ी गई है और उसने सब कुछ बता दिया है कि ये सब उसने लिसा के कहने पर किया था। इसके बाद जेनी और जू बताने लग जाते हैं कि उसकी असलियत के बारे में हमें पहले ही पता लग गया था। एक्चुअली मेलिसा ने ही उस रात मुझे तुम्हारे पास भेजा था अपने आप को बेचने के लिए। जू समझ जाता है कि लिसा ने क्या क्या किया है। इसके बाद वो जेनी के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग बनाता है। एक्चुअली मिसू की मॉम भी इस प्लान में मिली हुई थी, इवन वो तो जेनी की ही साइड होती है। प्रेजेंट में जेनी लिसा को बोलती है तुमने जब मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की थी तभी हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। वो बोलती है अच्छा खत्म हो गई। जिसके बाद वो जल्दी से शाओ को पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लग जाती है। जेनी लिसा को मनाने लग जाती है प्लीज मेरे बेटे को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, हम दोनों इतने सालों से फ्रेंड थे ना, उस फ्रेंडशिप के लिए ही इसे छोड़ दो। लिसा रोते हुए जेनी से कंप्लेन करने लग जाती है तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, तुम तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, तुम इतनी ज्यादा लकी क्यों थी, तुम इतने अमीर फैमिली की लड़की थी, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ज्यादा अच्छे थे, लेकिन दूसरी तरफ मेरी लाइफ कितनी ज्यादा खराब थी, ऊपर से तुम्हें ये जू भी मिल गया, वो भी इतना अमीर बंदा, तुम्हारे साथ तो सारी चीजें ही अच्छी हुई हैं, तुम इतनी ज्यादा लकी क्यों हो जो कि सब कुछ तुम्हें ही मिलता है। जेनी बोलती है मेरी लाइफ भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैं अकेले मेहनत कर कर अपने बच्चे को पाल रही थी। लिसा बोलती है एक्टिंग मत करो, अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ने वाली। बोलकर वो शाओ को नुकसान पहुँचाने वाली होती है, लेकिन तभी ग्रैंडमा आकर उसे बचा लेती है और गार्ड्स लिसा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद जू सभी के सामने जेनी को प्रपोज करता है। फाइनली दोनों का शादी वाला दिन आ जाता है, लेकिन तभी जेनी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम हो जाता है और इन दोनों को क्यूट से ट्विन बच्चे होते हैं। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।